नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको लिए चलेंगे कश्मीर और श्रीनगर से। आपको दिखाएंगे कि डल झील का किनारे पर किस तरह से आप देखिए मंजर बना हुआ है। तिरंगे के रंग में यहाँ श्रीनगर की डल झील रंग गई है। उपराज्यपाल ने डल झील से यहाँ तिरंगा रैली शुरू करवाई है और राष्ट्रीय ध्वज से सजे हुए शिकारों ने बांधा है यहाँ पर समय, क्योंकि पूरी तरह से आपको तस्वीरें भी दिखाना बहुत जरूरी है। जो एक आप देखिए अलग ही छटा बिखेरती हुई नजर आ रही है। उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर यहाँ से इस तिरंगा रैली को रवाना किया है। शुरू ये तिरंगा रैली यहाँ पर करवाई है। इस वक्त आपको बता रहे हैं श्रीनगर से खबर, जहाँ पर तिरंगे के रंग में श्रीनगर की जो डल झील है वो रखती हुई नजर आ रही है। साफ तस्वीरों में आप देखिए खूबसूरत नजारा। हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत की गई है सरकार की तरफ से, श्रीनगर की डल झील के अंदर भी किस तरह से यहाँ पर तिरंगा जो है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। भारत सरकार द्वारा आजादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान आज शुरू किया गया है। और इससे पहले भी आपने देखा रैलियों का सिलसिला शुरू किया गया। और ये भी बताते चले कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ नेतृत्व में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में सम्मिलित होने के लिए भी लोग जो है वो इच्छुक दिख रहे हैं और ज्यादा तौर पर आप देखिए बढ़ चढ़कर इस पूरे अभियान में भाग लेते हुए आम जनता नजर आ रही है। चाहे स्कूलों की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, वहां पर भी आप देखिए तिरंगा रैली किस तरह से निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान जो शुरू किया गया है उसमें बढ़ चढ़कर आम जनता के साथ साथ युवा भी भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरें आपको डल झील की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए खूबसूरत नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। तिरंगे के रंग में जो है वो डल झील यहाँ पर रंगती हुई नजर आ रही है। और उपराज्यपाल ने डल झील में इस तिरंगा रैली की शुरुआत करवाई है। राष्ट्रीय ध्वज से सजे हुए जो शिकारे हैं वो कहीं ना कहीं समा बांधते हुए नजर आ रहे हैं और आकर्षण का मुख्य केंद्र भी बने हुए हैं। तिरंगे के रंग में इस वक्त श्रीनगर के अंदर डल झील जो है वो रंगती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त जो खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है वो आप देखिए आकर्षण का केंद्र किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है जिसमें बढ़ चढ़कर हर कोई भाग ले रहा है। साहिल आबिद हमारे साथ ज्वाइन किया है। साहिल इकबाल है। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए इस वक्त डल झील का जो नजारा है वो देखते ही बन रहा है, किस तरह से पूरा वहां पर काम चल रहा है? बिल्कुल आशा, आप जिस तरह से देख रही हैं कि हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत पिछले करीबन जो आने वाला पिछला एक महीना है कंटिन्यूअसली इस तरह की रैलीज या इस तरह के जो इवेंट्स वो देखने को मिल रहे हैं हर घर तिरंगा जो कैंपेन है उसके तहत। और इसी के तहत इस वक्त आज सुबह ही जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डल झील, जिसे शहर आफाक भी कहते हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, वहां पर भी एक शिकारा रैली निकाली गई जिसमें ट्राई कलर को लेकर जो है निकला गया। शिकारा ट्राई कलर रैली जो है उस निकाली गई। और आपको मैं बता दूं कि इसके साथ साथ जो झील डल के जो बंड्स हैं, जो उसकी साइड्स हैं, जो रोड है वहां पर उसको भी सजाया गया है और हर जगह पर ट्राई कलर जो है वो होस्ट किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम हर घर तिरंगा की बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो अजला हैं उनके साथ साथ श्रीनगर की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो हर घर तिरंगा कैंपेन है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और खास तौर पर कल भी हमने देखा और परसों भी हमने देखा कि सीआरपीएफ ने शहर के बीचों बीच 2 रैलीज निकाली। पहली रैली जो है वो पांथा चौक सीआरपीएफ कैंप से निकली और निशाद गार्डन तक पहुंची और फिर वहां से वापस कैंप को जो है इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें बड़ी तादाद में सीआरपीएफ के जवानों ने जो है शिरकत की। साहिल, देखिए जिस तरह से डल झील का नजारा देखने को मिल रहा है वो काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन क्या किसी युवा से बातचीत हुई है, आम लोगों से बातचीत हुई, उनमें कितना उत्साह देखा गया? बिल्कुल, जिस तरह से हम सब देख रहे हैं कि जितनी भी रैलीज निकलती हैं उनमें चाहे युवा हों या चाहे बुजुर्ग हों, बड़े हों, तमाम वर्ग के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और हम सब रैलीज में देखते हैं कि बड़ी बड़ी तादाद में लोग जो है सामने निकल कर आते हैं और ट्राई कलर को होस्ट करते नजर आते हैं। चलिए साहिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि साहिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से तिरंगा रैली वहां पर निकाली गई है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि डल झील का नजारा किस तरह से बदला बदला सा नजर आ रहा है। आकर्षण का मुख्य केंद्र यहाँ पर तिरंगा बना हुआ है और जाहिर तौर पर आप देखिए बढ़ चढ़कर भाग इस पूरी रैली के अंदर लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उत्साह
काफी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला रामबन अब आपको लिए चलेंगे और रामबन के अंदर जो लोग लापता हो गए थे बाढ़ की वजह से, उन पर किस तरह से अब कार्रवाई की जा रही है, उस हवाले से आपको खबर दिखा देते हैं। क्योंकि रामबन में बाढ़ से लापता 2 लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं लग पाया है, कोई सुराग नहीं मिल पाया है और वीरवार को बादल फटने से आई हुई बाढ़ की वजह से ये लापता हो गए थे। बाढ़ से हुई तबाही की वजह से चारों ओर यहाँ आप देखिए किस तरह से मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है तबाही का। जिला प्रशासन ने नुकसान की भरपाई के लिए भी जायजा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच में आम लोगों का ये आरोप है कि अभी तक कोई जायजा नहीं लिया गया है। इस तरह से आरोप यहाँ पर आम लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। रामबन जिले की बात आपको सुना रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से 2 लोग लापता हो जाते हैं और अभी तक रेस्क्यू चलाया जा रहा है। और अगर किस तरह से रेस्क्यू होना चाहिए था, अभी तक पता क्यों नहीं चल पाया है, ये बड़ा सवाल अब बनता जा रहा है। लेकिन वीरवार को ये बादल फटता है और फटने की वजह से 2 लोग यहाँ पर लापता हो जाते हैं और बाढ़ से हुई तबाही का चारों ओर मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन ने नुकसान का अभी तक कोई जायजा नहीं लिया है। इस तरह से आम लोगों की तरफ से ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जायजा लिया जाना चाहिए था और उसकी भरपाई को लेकर कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। जो लोग 2 लापता हुए हैं उनका भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। नदीम ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। नदीम, जिस तरह से कल बादल फटने की घटना सामने आई थी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए? क्योंकि 2 लोग लापता हैं और अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं, क्यों? जी बिल्कुल, देखिए आशा, कल जब हमने देखा कि क्लाउड बर्स्ट हुआ था नेरा के मकाम पर, उसके बाद एक नदी में जो पानी का बहाव बढ़ गया था और वाटर लेवल काफी इंक्रीज हुआ था, जिसके बाद हमने देखा कि इस रिजल्ट में 3 लोग जो है इस पानी की जद में थे, जहां पर एक शख्स वहां से जख्मी हालत में निकाला गया, जबकि दीगर 2 अभी तक लापता है, जिसमें शमीना बेगम और रोजी बानू, जो एक शबीर अहमद की वाइफ है और एक शबीर अहमद की 6 साल बेटी है। जहां तक हमने देखा कि जब कल ये इत्तला मिली और उसके बाद यूटीडीआरएफ को हमारे पास या फिर एग्जीक्यूटिव पुलिस के अलावा क्यावाटी और आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन जो है शुरू किया गया था, लेकिन कल रात देर गए तक ये चलता रहा, क्योंकि बाद में हमने देखा जब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया वैसे वैसे रेस्क्यू में काफी सारी दिक्कतें रही और रेस्क्यू ऑपरेशन क्लोज कर दिया गया। लेकिन अभी एनडीआरएफ या यूटीडीआरएफ तमाम लोग अभी पहुंच रहे हैं, वहां पर दोबारा से रेस्क्यू जो है शुरू होगा, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है, जबकि 2 लोग इसमें मिसिंग थे। हालांकि इसके अलावा भी वहां पे नुकसान हुआ था। हमने देखा कि वो कार्स और मोटरसाइकिल्स भी इस जद में आए थे जो नाले में बह गए, लेकिन वो सवाल दी कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है इंसानी जानों पर तरजीह दी जा रही है, लेकिन जो 2 लोग मिसिंग है अभी तक, माँ बेटी, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या अभी तक कोई अभियान नहीं चलाया गया या फिर क्या कारण रहा कि अभी तक पता नहीं चल पाया? तो जी बिल्कुल, देखिए आशा, कल की डेट में जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो बारिश भी हो रही थी, पानी का बहाव काफी ज्यादा था। चाहे उस हम नदी की बात करें जिस नदी पे हमें क्लाउड बर्स्ट का असर देखने को मिला था, या फिर हम दरिया चिनाब की बात करें, दोनों तरफ में पानी जो था काफी ऊपर था और रेस्क्यू काफी मुश्किल था। लेकिन आज हम देख रहे हैं क्योंकि कल दोपहर से ही बारिश का सिलसिला रुका हुआ है और वाटर लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और उसमें रेस्क्यू में काफी सारी आसानियां होंगी। और आज हम देख रहे हैं कि मौसम खुशगवार है और इस बीच रेस्क्यू में काफी आसानियां रहेगी और कोशिश की जा रही है। चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन्होंने यूटीडीआरएफ पुलिस के लोग जो है लगे और एनडीआरएफ को भी अभी जो है उनसे भी आरोप ये भी लग रहे हैं नदीम की अभी तक यहाँ पर मुआवजे को लेकर भी कोई नहीं पहुंचा है, मुआयना नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, इस पर तो अभी तक कोई भी बात नहीं आई, कोई भी ऐलान नहीं हुआ है मुआवजे को लेकर, लेकिन जहां तक कोशिश यही है कि जो मिसिंग 2 लोग हैं, माँ और बेटी, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया। चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी माँ और बेटी का कोई अता पता नहीं चल पाया है, क्योंकि तेज बहाव होने की वजह से आप देखिए यहाँ पर रेस्क्यू की जो टीम है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन उसके बीच में अभी भी आगे किस तरह से प्रशासन काम करेगा ये देखने वाली बात है। अब आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे कटरा और कटरा से दिखाएंगे किस तरह से खबर जो है वो देखने को मिल रही है। काउंटर नंबर 2 पर जो सड़क है वो किस तरह से बदतर हालत में यहाँ पर है। यहाँ कटरा में काउंटर नंबर 2 के रास्ते की बद से बदतर हालत हो गई है। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु इसी रास्ते से गुजरते हैं, स्थानीय लोग भी उनके साथ परेशान हैं और काउंटर नंबर 2 से ही श्रद्धालु जो है वो माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए रवाना होते हैं। तो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु व स्थानीय लोग भी परेशान हैं और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का आप देखिए किस तरह से यहाँ पर खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट धर्मनगरी कटरा से सामने आ रही है, जहाँ पर आप देखिए रोड की खस्ता हालत की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जहाँ प्रशासन और विभाग की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया जाता है, श्रद्धालुओं के लिए हर एक सुविधा यहाँ पर फराहम कराई जा रही है, लेकिन ग्राउंड
पर उतरकर पूरी तरह से जायजा लेने की जरूरत है कि किस तरह से हालात जो है वो बने हुए हैं। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए रास्ते की बद से बदतर हालत हुई है। यहाँ पर रोड विभाग को काम करने की जरूरत थी, प्रशासन को विभाग को गौर फरमाने की जरूरत थी, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बाहर से यात्री यहाँ पर पहुंचते हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए यहाँ पर यात्री जो है देश के अलग अलग कोने से यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान प्रशासन पर जरूर लगता है कि आखिर प्रशासन यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ कोई हादसा भी पेश आ सकता है। लेकिन इस बीच में गौर क्यों नहीं फरमाया जा रहा, ये एक बड़ी बात है। और साफ तौर पर आपको ये भी बताते चलें कि देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, तो जाहिर तौर पर किस तरह से छवि जो है वो बाहर जाती होगी, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि श्रद्धालुओं की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए हर एक काम यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरह से प्रशासन और विभाग की तरफ से दावा पेश किया जाता है, लेकिन कितना काम हो रहा है ये अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको कटरा से ही दिखा रहे हैं, काउंटर नंबर 2 की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां से यात्री जो है वो अपनी यात्रा पर चलते हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल खराब होने की वजह से खामियाजा उन्हें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। इसी खबर पर रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रितिका, आपसे जानना चाहते हैं, एक तरफ आप देखिए देश के हर एक कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और दूसरी तरफ विभाग जो है वो बड़ा दावा पेश करता है, लेकिन दावों की जो पोल है वो कहीं ना कहीं तस्वीरें खोलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कटरा जो कि यात्रा स्टेशन माना जाता है और यहाँ पे बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, पर कटरा के दावों की पोल खुलती है। कटरा का जो काउंटर नंबर 2 है, यहाँ पे आपको बता दूं कि प्राइवेट बसेस जितनी भी आती हैं यात्रियों की, वो काउंटर नंबर 2 पे आती है और लगातार जो रेलवे स्टेशन की यात्रा है वो भी इस काउंटर नंबर 2 से होते हुए वैष्णो माता भवन में दर्शनों के लिए जाते हैं। और वहाँ के रोड के हालात अगर आपको बताऊं कि वहाँ के रोड जो है टूटे फूटे हैं, आसपास की नालियां भी टूटी हुई है और वहाँ के हालात इतने खस्ता है कि गाड़ियां जो वहाँ से जाती हुई निकलती हैं वो भी काफी डगमगाती हुई निकलती है। और पास में एक अस्पताल है, यानी कि मरीजों को आना जाना भी लगा रहता है। तो आप वहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन आती होगी, जो ओल्ड एज के वहाँ पे जितने भी मरीज आते होंगे उन्हें, या फिर जो यात्री वहाँ पे आते हैं, लगातार उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। आखिर क्यों अभी तक काम नहीं किया गया यहाँ पर विभाग की तरफ से? रोड विभाग को संज्ञान लेने की जरूरत थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को संज्ञान लेने की जरूरत थी। जी बिल्कुल, आपको बताऊं पिछले नवरात्रों में कटरा में बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि यहाँ पे रोड पे तारकोल डालने का कार्य किया जा रहा है, पर तारकोल सिर्फ उन रास्तों पे पड़ी थी जहाँ से यहाँ पे नवरात्रों में झांकी निकाली जाती है, सिर्फ उन रास्तों पे तारकोल डाला गया था। उसके अलावा कटरा की किसी भी गली में चले जाएं, कटरा के किसी भी स्थान पे चले जाएं, रास्तों के हालात अच्छे खासे खस्ता है, लोग जो है परेशान है, परंतु या तो उनके कॉर्पोरेटर्स सोए रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि लोग क्या दिक्कत करें। यहाँ तो एक सिलेक्टिव एरिया तक ही जो टाइल डालने का कार्य है वो किया जाता है, बाकी के रास्ते को इग्नोर कर दिया जाता है और लोग लगातार दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे वो नॉन लोकल हो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की है रितिका, लेकिन उस बीच में पार्षद क्या कुछ काम कर रहे हैं ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनकर आम जनता ने पार्षदों को सामने रखा है और विकास का जो बड़ा दावा पार्षदों की तरफ से सामने रखा गया था उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, कटरा के हालात जो हैं काफी खस्ता है और यहाँ की तस्वीर बाहर निकाल के नहीं रखी जाती। वो क्यों नहीं रखी जाती, एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे कार्य नहीं करने के बावजूद भी यहाँ के लोगों के खिलाफ कोई किसी प्रकार का एक्शन भी नहीं होता और ना ही कार्यों का संज्ञान लिया जाता है। बड़ा सवाल है और प्रशासन को इस पे एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और कार्य जल्द से जल्द करवाने चाहिए, क्योंकि कटरा में देश भर की यात्रा आती है और ऐसे में कटरा में अगर ऐसे हालात हैं तो किस प्रकार से चलेगा। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही हैं कि कटरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी सवालिया निशान और साथ ही साथ रोड विभाग पर भी सवालिया निशान कि आखिर यहाँ पर खस्ता हालत सड़कें हैं और मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही, किस वजह से काम में ढिलाई बरती जा रही है, इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से खबर जो है वो जिला सांबा के अंदर से देखने को मिली है। इस वक्त आप देखिए जिला सांबा के अंदर जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है वहां पर किस तरह से जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। 24 घंटे बीतने पर भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही का प्रशासन भी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तेवर जो है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही पर प्रशासन ने भी अब तेवर दिखा दिए हैं और यातायात सुचारू होने में अभी यहाँ समय लग सकता है।
24 घंटे बीतने पर भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो काम यहां पर होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा, एक बड़ा सवाल। और जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा में आज दूसरे दिन भी जैम जैसी स्थिति बनी हुई है। 24 घंटे बीतने के बाद भी यहाँ कोई राहत नहीं है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही पर प्रशासन भी अब कहीं ना कहीं तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यातायात सुचारू करने के लिए अभी भी समय लग सकता है। साफ तस्वीरों में आप देखिए लंबी लंबी कतारों में किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो निकलती जा रही हैं, लेकिन रोड की भी खस्ता हालत है इस बीच में। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि बरसात का समय चल रहा है, रोड पर पानी जमा है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो काम चलाया गया है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए बस किस तरह से पानी के बीचों बीच से निकलती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान जरूर बन रहा है कि अगर यहाँ पर और ज्यादा पानी भरता है तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है, लेकिन अथॉरिटी को इस पर काम करने की जरूरत थी। अब प्रशासन ने भी अथॉरिटी को यहाँ पर आंखें दिखाना शुरू कर दिया है, अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, जिस पर काम करने की जरूरत है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, क्योंकि काफी लंबे समय से ये काम यहाँ पर चल रहा है। अब आप देखिए किस तरह से इस काम की वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लंबी लंबी कतारों में आज भी गाड़ियां यहाँ पर हैं और इस जैम से कब तक निजात मिलेगी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, लंबी लंबी कतारों में जो गाड़ियां हैं वो देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ आप देखिए बरसात का समय है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। क्या लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को प्रशासन के साथ मिलकर किस तरह से काम करने की जरूरत थी? देखिए आशा, आपको बता दें कि अगर बरसात की बारिश की बात करें तो बरसात की बारिश ने नेशनल हाईवे की अथॉरिटी की कामों की पोल खोल दी कि किस तरह से यहाँ पर कार्य प्रणाली जो वो इस्तेमाल में लाई गई, लगातार सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल जो स्थिति भयावह देखी गई पूरे जिला सांबा में, यहाँ हाहाकार मची हुई थी तमाम बारिश की वजह से। और अगर हाईवे की बात करें तो वाटर लॉगिंग इतनी ज्यादा होगी मनसे मोड़ इलाके में नेशनल हाईवे 44 पे कि वहाँ पर पूरी तरह से यहाँ जो गाड़ियां थी वो फंस चुकी थी, तमाम लोगों के गर्दनों तक पानी जो वो आ चुका था। जो लोग वहां से निकलते हुए हमने खुद देखे, अपने कैमरे में वो तस्वीरें कैद की। कुछ लोग पैदल निकल रहे थे क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं था कि पानी की गहराई कितनी है, और गहराई काफी ज्यादा थी। उसके बाद जो स्थिति हमें देखने को मिली वो काफी ज्यादा डराने वाली थी। जाम लगातार पीछे विजयपुर तक जो वो चला गया था और लगातार पिछले 24 घंटों से लगातार अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है और वाटर लॉगिंग जो कारण। क्या लगता है ऋषि कि इसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाने की जरूरत थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय हाईवे वाइडनिंग का काम भी चल रहा है और तमाम अलग अलग एरिया में फ्लाईओवर जो बन रहे हैं, ये भी एक कारण है कि यहाँ यातायात में रुकावट जो वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन जब नेशनल हाईवे की वाइडनिंग की बात चल रही है तो वहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चाहिए था कि पानी की निकासी के लिए कोई ना कोई प्रावधान जरूर लाए जाए। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये पूरा वाटर लॉगिंग सिस्टम यहाँ पूरा क्रैश हुआ है। वहाँ पर पुल के नीचे से कोई ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हुआ है, वो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल पता ही नहीं लग पा रहा कि कहाँ पर एग्जैक्ट ये ब्लॉक हुआ है और पानी इतना है कि पूरा। लेकिन ऋषि, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर विभाग या प्रशासन या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी कोई भी काम करती है उससे पहले यहाँ पर ये तैयार किया जाता है कि लोगों को समस्या पेश ना आए और उसके लिए एक सही से रास्ता तैयार किया जाता है कि यहाँ से आप रोड को छोड़ेंगे, यहाँ से आप व्हीकल को छोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर काम चला सकते हैं। लेकिन बीचों बीच में रोड को तोड़ दिया गया और उस बीच में आप खुद ही बता रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम भी ब्लॉक हो चुका है। तो जाहिर तौर पर अब इस पर गौर फरमाने की जरूरत थी, क्योंकि काफी लंबे समय से ये काम चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर प्रावधान बनाने की जरूरत थी, जो प्रावधान नहीं बनाया गया, क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया और पता था कि बरसात आने वाली थी, उस तरह का सिस्टम यहाँ पर क्रैश हो सकता है और वो वही हुआ। और हम लगातार सुबह से भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। यहाँ ट्रैफिक विभाग की बात करें तो वो भी यहाँ नजर नहीं आए, उनके पुलिस अधिकारी ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार दिन रात यहाँ पर कल से हम देख रहे हैं कि ड्यूटी दे रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही को जो वो सुचारू कर रहे हैं। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर भी ये सवाल उठता है कि वो सिर्फ चालान काटने के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है लोगों को इस मुसीबत से निकालने के लिए तो वहां से नदारत रहते हैं। और आज यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है कि अगर आज काम ये कंप्लीट नहीं हुआ, पानी यहाँ से नहीं निकाला गया तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह का भी कहा गया है, जो हमें एडीसी मौके से पूरी जानकारी मिली है। लेकिन पूरा का पूरा मंजर यहाँ पर क्योस देखा जा रहा है, मैस क्रिएट हो चुका है। रक्षाबंधन देखिए वो तस्वीरों में साफ दिख रहा है ऋषि कि किस तरह से कियोस्क पैदा वहां पर हो चुका है, लेकिन सवाल जिस तरह से पहले था
अब भी वही है कि जब भी आप कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, किसी भी चीज की डीपीआर तैयार करते हैं, उससे पहले आप ये करते हैं कि आम जनता को समस्या पेश ना आए, उसके लिए पहले एक वैकल्पिक मार्ग आप निकालते हैं, उसके बाद आप उस चीज की तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन आपने तोड़फोड़ कर दी है, वैकल्पिक मार्ग अभी तक नहीं बनाया गया है, वाटर लॉगिंग वहां पर हो चुकी है और लोगों को समस्या अलग से पेश आ रही है, जिस पर काफी तरीके से काम करने की जरूरत थी। और उसके बाद आपने खुद ही यहां पर सवाल छोड़ दिया कि ट्रैफिक पुलिस भी इस पर काम नहीं कर पा रही है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए, हर किसी को, हर विभाग को यहां पर मिलकर अब काम करने की जरूरत है कि आम जनता की समस्या को किस तरह से सुलझाया जाए। देखिए, बिल्कुल, अगर जिला प्रशासन सांबा की बात करते हैं तो प्रशासन ने भी लगातार कल से संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, यहाँ पर लोग जो जम्मू से कठुआ को जाने के लिए घर से निकले, 5 से 6 घंटे वो जाम में फंसते रहे। फिर जाकर प्रशासन को लगा कि नहीं, यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से पटरी से उतर चुका। उसके बाद संज्ञान लिया, हाईवे अथॉरिटी को यहाँ पर पूरी तरह से चेतावनी भी देने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पानी जो है वो उसी तरह से हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ऋषि, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपस का तालमेल जो है वो नहीं बन रहा है? बिल्कुल, इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चर्चाओं में है। हाईवे वाइडनिंग का काम तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता। वैकल्पिक जो मार्ग है वो नहीं बनाया जाता है। अगर बनाए जाते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पर बनाया जाता है कि अगर एक लाइन पे काम चल रहा है तो दूसरी लाइन को जो वो बंद कर देते हैं, दोबारा से कुछ घंटों के बाद उस लाइन को दोबारा से खोल देते हैं, लेकिन वहां पर परमानेंट कोई भी रास्ता जो है वो नहीं बनाया जा रहा। लेकिन यहाँ पर वाटर लॉगिंग होना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि यहाँ पर कोई भी प्रावधान, कोई भी क्राइटेरिया पहले सेट नहीं किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर प्रशासन को, विभाग को और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मिलकर बैठकर ये देखने की जरूरत है कि आखिर किस वजह से लोगों को परेशानी आ रही है, क्योंकि ऋषि की तरफ से साफ कह दिया गया है कि बताया यह भी जा रहा है कि वाटर लॉगिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है और जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई है वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही है। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए पानी किस तरह से वहां पर भरा हुआ है और 5-5 घंटे का जैम यहाँ पर लगा हुआ है नेशनल हाईवे पर। और जाहिर तौर पर आप समझिए कि जम्मू से अगर आपको सांबा जाना है तो 5 घंटे का सफर जो है वो तय करना पड़ेगा, जिस पर अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी ध्यान देने की जरूरत है और सांबा प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर वैकल्पिक मार्ग पहले क्यों नहीं तय किया गया कि काफी लोगों को जिस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं उससे उन्हें निजात दिलाई जा सके। अब आगे बढ़ जाएंगे। कश्मीर में गूंजते हुए राष्ट्रभक्ति के गति की तौर पर, ये गति की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रभक्ति के गीतों की बात हो रही है जो हर जगह पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। हर घर पर लहराता हुआ तिरंगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद के गूंजते नारे सुनकर ही आतंकवादी बौखला गए हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में खलल डालने के लिए आतंकवादी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से आतंकवादियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग के तहत दूसरे राज्य के गरीब श्रमिक नौजवान की जान ले ली। हत्या की आप बात करें तो यहाँ पर आप देखिए हत्या की ये घटना कश्मीर के बांडीपुरा जिले की है और बांडीपुरा के सौदनारा सुमल में रहने वाला बिहार का श्रमिक जो कि युवक है उसे निशाना बनाते हुए देर रात आतंकवादियों ने उसकी हत्या कर दी। और श्रमिक की पहचान मोहम्मद अमरेज 19 वर्षीय जो कि पुत्र मोहम्मद जलील निवासी मधेपुरा बेसहरा बिहार का बताया जा रहा है। और पुलिस आतंकवादियों की पहचान करने के लिए आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और अमरेज को यहां हाजिन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे स्किम अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन जख्मों के ताप न सहते हुए वो अपनी जिंदगी की जंग हार बैठा और अमरेज के साथियों ने उसका शव बिहार तक उसके घर पहुंचाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा दी है। आपको ये भी बताते चलें कि इस वर्ष कश्मीर में टारगेट किलिंग करते हुए आतंकवादियों ने 25 लोगों की जान ली है। हालांकि इन हत्याओं में शामिल अधिकतर आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने भी मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। साहब से हम ये चाहते हैं जिस हिसाब से और बिहार के नीतीश साहब से भी हमारा भाई का डेड बॉडी बिहार ले जाने में हमारा मदद करें, सहयोग चाहिए हमको। यहाँ पे गरीब है, हमारे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, हमको बॉडी ले जाने हमारे भाई को मदद कीजिए। गवर्नर साहब से हम ये चाहते हैं जो डेड बॉडी ले जाने के लिए बिहार चाहते हैं और नीतीश सरकार से भी मदद मांगता हूँ ले जाने के लिए। 500 रुपये मजदूरी करते हैं, ऐसे में तो हम नहीं ले जा सकते। यहाँ अपील करता हूँ, आप लोग से गुजारिश करता हूँ घर ले जाए, डेड बॉडी में मदद करें। तो जम्मू में कल रात हुई बारिश ने ही रक्षाबंधन के अवसर पर जहां पतंगबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, वहीं आज मौसम इन पतंगबाजों के लिए मेहरबान साबित हुआ है। जम्मू में आज हर उम्र के लोग अपने शौक को पूरा करते हुए नजर आए। बाजारों में भी पतंगों की दुकानें सजी हुई हैं। तो पतंगबाज छतों पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर फिल्मी गानों का आनंद उठाने के साथ साथ
एक दूसरे की पतंगे काटते हुए भी नजर आए। और आप देखिए पतंगे उड़ रहे यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। ये लोग पतंगे उड़ा रहे हैं और सभी लोगों ने चाइनीज डोर का प्रयोग न करने की भी अपील की है, क्योंकि चाइनीज डोर पर प्रशासन की तरफ से भी रोक लगाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से प्रशासन जो है वो आज के दिन काम करता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल मौसम काफी मेहरबान है और लोग लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सबके लिए ये है कि ये गट्टू जो मंजा जिसे कहते हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसको यूज़ नहीं करना है। सभी को ये कहना है कि इसको यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ही जानी नुकसान हो रहा है। बच्चों के गले काट रहे हैं, बल्कि बहुत से इंसिडेंट हो रहे हैं। इसलिए सभी को ये तय करना है कि हमको मांझा या गट्टू इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हमारे जम्मू में क्या इंडिया में गट्टू बैन है, हमें उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमें अपना त्यौहार उस तरह से एंजॉय करना चाहिए कि हम अपनी काइट्स वाइट्स उड़ाएं पर गट्टू डोर यूज़ ना करें। उसके बदले में हम दूसरी जो नॉर्मल डोर है वो हम यूज़ कर लें। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर हम इंजॉय कर रहे हैं, हम पतंगे उड़ा रहे हैं इतनी, तो इसके बदले में किसी और के घर की बलि लग जाए, ऐसा भी नहीं हमें करना चाहिए। हमें थोड़ा उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अपना इंजॉय हम करें पर किसी और को उससे कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, उस तरह से हमें अपना त्यौहार को इंजॉय करना चाहिए। देख रहे हैं आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, सारे इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करना भी चाहिए। त्यौहार जो है वो इंजॉयमेंट के लिए ही बने हैं, पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर ये त्यौहार इंजॉयमेंट के लिए बने तो हमें इसे इंजॉय करना चाहिए। जैसे कई लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे चाइनीज़ डोर का इस्तेमाल कर रही है, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। हमें अपनी खुशी के लिए किसी की जान दांव पे लगानी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और सरकार तो चलो अपने संज्ञान कड़ा ले रही है इस पर। आप गगन ही देख रहे हैं कि हर जगह से पकड़ा जा रहा है ये गट्टू। हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमारे घर पे इस्तेमाल कर रहा है, हमें उसे रोकना चाहिए इस चीज़ से। देखिए हमारी गलती से किसी की जान भी जा सकती है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जब गट्टू नहीं था क्या तब हम त्यौहार नहीं मनाते थे, तब भी गुड़ियाँ उड़ाते थे। हमें आज भी वैसे ही उड़ानी चाहिए अपने पुराना स्टाइल से। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे घर पे भी कोई यूज़ करा, हमें उसे रोकना चाहिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।